Hello students, welcome to the class. This is your class number 2 of science chapter number 1. बच्चों ये आपके 8th के CBSE साइंस चैप्टर नंबर 1 का सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। चैप्टर का नाम आप जानते हैं, चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट। तो हम लोग फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है और फिर हम लोग इस क्लास के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आपके ईज़ के लिए हमने आज के मेजर हेडिंग्स को यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, बट वी विल गो टू द हेडिंग्स लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस क्विकली रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर. वी स्टडीड अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट. आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि क्रॉप्स किसे कहते हैं. क्रॉप हम उन पौधों को कहते हैं जो हमारे बहुत यूज़फुल होते हैं और जिन्हें हम बहुत लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं. आपको याद होगा, हमने शॉर्ट में डिफिनीशन लिया था. क्रॉप्स आर दोज प्लांट्स which are cultivated on a very large scale on the piece of land and they are very very essential for us. कोई भी क्रॉप प्लांट होता है पर हर प्लांट क्रॉप नहीं होता है. इसके अलावा हमने पढ़ा था क्रॉप्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे सीरियल क्रॉप्स, बीवरेज क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स. आई वोंट गो मच डिटेल इनटू देम. आप में से जो बच्चा अगर थोड़ा भी कंफ्यूज्ड है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो नंबर 1 को एक बार दोबारा रिवाइज कर लिए. वो आपके पास इजीली अवेलेबल है आपके ऐप्स के अंदर में. अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो वी ऑलवेज इनकरेज यू टू आस्क द क्वेश्चंस. आपको अगर कभी भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछें, हम लोग उसको तुरंत सॉल्व करेंगे. इसके अलावा आपको NCERT एक्सप्लेनेशन सीरीज़ की वीडियोज़ भी अवेलेबल है हमारे यहाँ, जो कि आपको अवेलेबल कराई गई है, जहाँ पर NCERT के सारे टेक्स्ट को डिटेल में पैराग्राफ टू पैराग्राफ, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है. तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इन वीडियो लेक्चर्स के अलावा उन एक्सप्लेनेटरी सीरीज़ को, NCERT एक्सप्लेनेटरी सीरीज़ को ज़रूर देखें. अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप अपने ऐप्स के अंदर चेक करें, आपको उसकी वीडियो भी अवेलेबल कराई जा चुकी है. चलिए, तो अब आज के टॉपिक में आते हैं. तो दिस इज़ योर वीडियो लेक्चर नंबर 2 फॉर चैप्टर नंबर 1. द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट एंड राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द सेक्शन क्रॉप प्रोडक्शन. हमने पढ़ा है कि क्रॉप प्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में आबादी बहुत ज़्यादा है. तो अब हम लोग सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं. आज के टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले वी हैव 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी अंडरस्टूड. तो आज हम लोग to begin with, we are dealing with this topic, the important terms. Although we know this term, but we are basically giving a quick recall to these 3 terms. तो बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले, यूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने बोर्ड पे हेडिंग दे रखा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो वैसे तो हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ही पढ़ना है, लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले ये 3 टर्म हम लोग जरा फटाफट रिकॉल कर लें. सबसे पहला टर्म है एग्रीकल्चर. सी, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, समटाइम्स यू डू गेट दिस क्वेश्चन. सो दीज आर द 3 important terms that any student should know before moving ahead in the chapter. तो आप सबसे पहले जानेंगे एग्रीकल्चर किसे कहते हैं. सो एग्रीकल्चर इज a branch of science in which we learn to cultivate क्रॉप्स ऑन फील्ड. हिंदी में दोबारा समझ लें आप, एग्रीकल्चर विज्ञान की ही एक शाखा होती है. जी हाँ, आप में से कुछ बच्चे सोचते होंगे कि एग्रीकल्चर तो फार्मर्स करते हैं जो बेचारे अनपढ़ होते हैं, बट आपको ये जानना चाहिए कि एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ वेरी इजी थिंग. इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नो हाउ टू बी अ सक्सेसफुल कल्टिवेटर. चलिए आगे देखते हैं. तो हिंदी में हम लोग रिवाइज कर रहे थे, तो अगर आपको दिमाग में ये रखना है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो ये जो टर्म है ना, व्हाट इज एग्रीकल्चर, इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ साइंस. एग्रीकल्चर विज्ञान की ही एक शाखा है जो हमें सिखाती है कि किस प्रकार से खेतों में फसल को सफलतापूर्वक उगाया जाता है. यहाँ पर सफलता का अर्थ क्या है? सफलता का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड होना. यील्ड मतलब समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होना. तो एग्रीकल्चर के बारे में आई एम रिपीटिंग बिफोर मूविंग एट, एग्रीकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच टेल्स अस हाउ टू cultivate crops successfully on a farmland. So this is the term agriculture. I think all of you must be knowing it right now. कुछ किताबों में जो बच्चे प्राइवेट रेफरेंस बुक्स यूज़ कर रहे हैं, उनके बुक्स में एग्रीकल्चर के में एक टर्म और जुड़ा हुआ है. अपार्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी इसमें जोड़ा गया है.
कुछ किताबों में अगर आप कोई रेफरेंस बुक यानी कि प्राइवेट बुक पढ़ते होंगे तो वहाँ पे डिफिनीशन ऐसे दी गई होगी, एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी लर्न हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स एंड हाउ टू डोमेस्टिकेट द एनिमल्स। आप में से कुछ बच्चों को ये अब समझ में आ रहा होगा, आपकी किताब में ये वर्ड भी दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो भी आप समझ लीजिए, दिया हुआ है तो अब आप मेरी बात को ईजिली कोरिलेट कर रहे होंगे। एक्चुअली एग्रीकल्चर एक थोड़ा ब्रॉड टर्म है। एग्रीकल्चर सिर्फ खेती बाड़ी में फसल उगाने को नहीं कहते हैं। आप अगर कभी गांव गए होंगे, कभी आप इफ़ यू हैव बीन टू विलेज सम टाइम, यू मस्ट हैव फाउंड दैट द फार्मर्स अपार्ट फ्रॉम कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स दे आर ऑल्सो रियरिंग द एनिमल्स, दे आर रियरिंग द कैटल बेसिकली, है ना। वो लोग पालतू जानवर पालते हैं, खास तौर पे गाय भैंस जैसी जानवरों को। तो बेसिकली एग्रीकल्चर थोड़ा ब्रॉड टर्म हो गया और एग्रीकल्चर का मीनिंग हो गया कि एग्रीकल्चर विज्ञान की। तो एक दो डिफिनीशन हमें आज मिल गया। पहला सिंपल वाला डिफिनीशन कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, तो आपने समझा कि एग्रीकल्चर विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम ये सीखते हैं कि कृषि यानी कि फसल कैसे खेत में उगाई जाती है सफलतापूर्वक। लेकिन थोड़ा सा एलोबरेट, थोड़ा सा बड़ा वाला डेफिनेशन हो गया कि एग्रीकल्चर विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम ये सीखते हैं कि कृषि और फसल कैसे उगाई जाती है और साथ के साथ पालतू जानवर कैसे पाले जाते हैं। इंग्लिश में फिर से रिपीट करें बिफोर मूविंग फाइनली मूविंग अहेड। एग्रीकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी लर्न हाउ टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑन आवर फील्ड एज वेल एज हाउ टू डोमेस्टिकेट आवर एनिमल्स। इसे कहते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। तो एक बात आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली अबाउट कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ये जो पालतू जानवर हम लोग रखते हैं वह भी एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है। तो सारे बच्चे ये बात समझ गए। फिर भी आपको एक बात हमेशा याद रखना है, आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है आप ज़रूर पूछें। रिमेंबर, हम हमेशा एक बात बोलते हैं, इफ़ यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस टुडे, टुमारो यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए अगेन द सेकेंड टर्म फॉर टुडे, इंपॉर्टेंट टर्म इज कल्टिवेशन। It's a very simple term, it doesn't require a lot of concepts, it's a plain and simple English term which says cultivation is a set of tasks in which we learn to grow the crops। एकदम सिंपल, कल्टिवेशन उन सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स को कहते हैं जिसमें हम लोग प्लांट को बेसिकली क्रॉप्स को हम लोग उगाना सीखते हैं। तो देर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन दिस टर्म, इट्स अ वेरी प्लेन एंड सिंपल टर्म। Cultivation means series of steps by which we can cultivate crops. And the third term, crops, you already know, आप लोग crops के बारे में already अच्छे से जानते हैं, there is no confusion at all. We know that the crops are basically plants which are of great importance and there we grow them on a very, very large scale. So these are the three terms anyone who is watching this video must know before venturing ahead into the chapter. So I guess by this time you people have understood these three terms. So finally we will move ahead to the main topic of the today's class, which is agricultural practices. तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है। इट्स वेरी सिंपल। सी, आपको हमने 2 मिनट पहले, आपको याद होगा हमने एग्रीकल्चर टर्म क्यों पढ़ा था। आपने देखा ना कि अभी तक आपके सोच, देयर इज अ बिट चेंज इन द वे यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट कल्टीवेशन, फार्मिंग, एग्रीकल्चर। आज जब आपने मेरे से एग्रीकल्चर के बारे में, टर्म के बारे में सुना और समझा, तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार अमेज्ड हुए कि अरे एग्रीकल्चर इज अ साइंस। यू पीपल हैव प्रोबेबली थॉट दैट इज अ वर्क ऑफ इलिटरेट्स, but now you have understood it is not a thing of illiterates, it's a science. Yes, science is not about only wearing the coats of a scientist and working in a lab. This agriculture is also a science and by far the most practical science. यह अब बहुत प्रैक्टिकल साइंस है। अगर ये वाला साइंस नहीं होगा तो रोज खाएंगे क्या हम लोग? Whatever you feed upon the things that are growing in agriculture. Okay? तो agriculture basically is a very elaborate process. It requires lots of steps and that too in a very well planned and monitored way. So what is agricultural practices then? Agricultural practices are the set series of steps undertaken by the farmers to cultivate the crops. It's a very plain and simple definition that I have given to you. I am repeating in Hindi for you. एग्रीकल्चर के बारे में अभी आपने समझा कि भाई ये अनपढ़ों का काम नहीं है, इसमें बहुत सारा स्टेप्स होता है और है तो बेसिकली ये टेक्निकल काम।
और इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और बिल्कुल बहुत प्लान्ड वे में, बहुत मॉनिटर्ड वे में सारा काम करना पड़ता है। तो आप समझ चुके होंगे कि एग्रीकल्चर तो प्लान्ड वे में होने वाली चीज़ है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को कहते हैं जो किसान खेती करने वक्त स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? एक बार और हम आपके लिए रिपीट करें। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को कहते हैं, उन सीरीज ऑफ वर्क्स को कहते हैं विच आवर फार्मर अंडरटेक स्टेप बाय स्टेप टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑन फील्ड। और सिंपल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चरल, और बुक डेफिनेशन हमने बोर्ड पे भी लिखा है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट you must have a notebook with you when, although you are attending a live class, but remember that you must have a notebook. Notebook is always mandatory because when we will meet them in the meetups, देखिए आपकी नोटबुक्स तैयार होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग मीटअप्स में मिलेंगे तो आई विल पर्सनली एंश्योर दैट आई विल चेक योर नोटबुक्स। तो आप नोटबुक्स जरूर तैयार रखेंगे, ओके? तो आप में से इसको नोट्स को डेफिनेशन पे को उतार सकते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का डेफिनेशन हुआ द सेट ऑफ एक्टिविटीज और टास्क अंडरटेकन बाय द फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। So it is basically a very simple thing, and now I guess you people have understood it कि agricultural practices are the set of tasks undertaken by the farmers for the cultivation of crops. Got it? I have considered that you have got it. Now what are the steps of agricultural practices? तो आप ये बात तो समझ गए कि agricultural practices उन set of activities को कहते हैं जो हमारे farmers undertake करते हैं खेत में फसल को उगाने के लिए। तो फसल उगाने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, पर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सो हियर वी कम टू दिस टॉपिक कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बेसिकली देयर आर 7 स्टेप्स। यू कैन नोट इट डाउन, आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन बाय वन। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बेसिकली 7 टर्म्स होते हैं, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज दैट आई एम ब्रीफली गोइंग टू एक्सप्लेन यू। अब ये जो वाली जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये आपको आज भी काम दे रहा है। रिमेंबर, जब आप कभी एग्जाम देने वाले होगे ना तो उसके पहले अगर 1 घंटा पहले भी ये वाला वीडियो देख लोगे, ये चैप्टर एकदम तैयार हो जाएगा। दिस वीडियो ऑफ अनदर 10 मिनट्स विल बी अ परफेक्ट मटेरियल फॉर रिविजन्स। वो कहते हैं ना वन नाइट रिविजन बिफोर द एग्जाम, ये अभी वही होने वाला है, क्योंकि पूरा चैप्टर एग्रीकल्चर है और पूरा चैप्टर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होने वाला है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एंड नाउ वी आर गोना ब्रीफली डिस्कस ईच एंड एवरी प्रैक्टिस, and we will discuss elaborate manner in the coming classes. हिंदी वाले बच्चों के लिए रिपीट कर रहे हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो हम लोग समझ गए हैं, अब हम लोग जानने वाले हैं कि कितने तरह के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं। तो यहाँ बोर्ड पे बहुत साफ लिखा हुआ है कि 7 तरह के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं, राइट? हम लोग क्या करेंगे, अब इन 7 को क्विकली रिकॉल कर लेंगे, क्विकली डिस्कस कर लेंगे, बट इतने में नहीं छोड़ेंगे। फिर जो हमारी आने वाली वीडियो सीरीज हैं उनमें हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़ायदा ये कि जो हमारे कैंडिडेट्स इन वीडियोस को आज देख लेंगे वो क्विकली चैप्टर को समझ जाएंगे। तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने सेल्फ स्टडी कर रखा है वो इतना ही देख करके चैप्टर को बहुत समझ जाएंगे और आने वाली सीरीज पूरा देखिए। बट आई ऑलवेज इंकरेज, सी ऑल द वीडियोज, डू नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ द वीडियोज, एंड सी ट्वाइस थ्राइस as many times as you can, because the more you see the content, better you understand. So let us come back to the topic now. So the topic is agriculture practices include 7 steps. There are 7 steps. कृषि के लिए किसान को 7 मुख्य कार्य करने पड़ते हैं। वो 7 मुख्य कार्य कौन से हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला हम सबको समझा रहे हैं, और अभी हमने आपको बताया भी कि अभी हम लोग आज सबको ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और आने वाली क्लासेस में सबको एलोबरेट भी करेंगे, सबको बहुत डिटेल में समझाएंगे। तो पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा हो गया सोइंग ऑफ सीड्स, तीसरा हो गया एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा हो गया इरिगेशन, पांचवा हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, छठा हो गया हार्वेस्टिंग, एंड सातवां हो गया स्टोरेज। तो बेसिकली किसान को एक सफल खेती करने के लिए 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और ये 7 स्टेप्स उन्हें बहुत सिस्टमैटिक ढंग से फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, एंड दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस इन ऑल दो स्टेप्स, बिकॉज इफ दे मिस इवन अ सिंगल स्टेप द एंटायर प्रोसेस गोज इनटू द वेन। अगर ये 7 में से एक भी स्टेप्स में उन्होंने लापरवाही की, ध्यान नहीं दिया, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो, सो लेट अस नाउ डिस्कस। ये तो आप लोग अब समझ गए हो
कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर 7 स्टेप्स होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन 7 के 7 को फटाफट ब्रीफ में। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? देखिए, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की नंबर 1 स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि जब हमारे किसान फसल बोने वाले होते हैं तो उन्हें मिट्टी को तैयार करना होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बेसिकली उन स्टेप्स को कहते हैं जो फसल के बोने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करने में लगता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स प्रिपेयरिंग द सॉइल, यानी कि किसान द्वारा खेत को कृषि के लिए तैयार करने वाले स्टेप्स को कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में किसान फसल के लिए खेत को तैयार करते हैं। कैसे? तो आप समझिए, सबसे पहले करना होता है प्लॉइंग, फिर करना होता है लेवलिंग। 2 टर्म याद रखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स प्लॉइंग एंड लेवलिंग। ठीक है, अब दोनों का मतलब समझाते हैं। होता क्या है, जो हमारी खेत है वो लंबे समय से खाली रहती है, खेत के अंदर बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन द फील्ड इज नोन एज वीड्स। गॉट इट? जो हमारी खेत में अनचाहे पौधे उगाते हैं उन पौधों को हम लोग वीड्स कहते हैं। तो जो अनचाहे पौधे हमारे खेत में उगाए वो वीड्स हैं। तो होता क्या है कि जब किसान खेत में फसल लगाने पहुंचते हैं तो उससे पहले खेत 1 महीना 2 महीना फ्री रहता है, फैलो रहता है। उस दौरान खेत में बहुत सारे जंगली घास उगाते हैं, मिट्टी हार्ड हो जाती है, वैसे आप फसल नहीं बो सकते। यू हैव टू प्रिपेयर द सॉइल। तो सॉइल प्रिपरेशन का मतलब टू मेक द सरफेस, जो ज़मीन है ना, खेत का लैंड का सरफेस है, उसको रेडी करना। तो इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इफ समबडी आस्क यू इन 1 लाइन व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यू विल टेल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स प्रिपेयरिंग द सरफेस ऑफ द लैंड फॉर कल्टिवेशन। जमीन की सतह को कृषि के लिए तैयार करना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहलाता है। और इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, पहला प्लॉइंग, दूसरा लेवलिंग। अब प्लॉइंग और लेवलिंग को ब्रीफ में समझेंगे क्योंकि आज हम लोग सारे स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लॉइंग में हम लोग बेसिकली वुडन प्लॉ, आयरन प्लॉ लेते हैं, जो कि पहले के ज़माने में ज़्यादातर एनिमल्स के द्वारा ड्रिवन होते थे, बट आजकल कल्टीवेटर्स के द्वारा ड्रिवन होते हैं, यानी कि ट्रैक्टर्स के द्वारा ड्रिवन होते हैं। प्लॉ वुडन हो सकता है, आयरन हो सकता है। बेसिकली प्लॉ एक डिवाइस है जो मिट्टी को अपसाइड डाउन करता है, अप टर्न करता है, लूजन करता है। तो ड्यूरिंग प्लॉइंग using the plow we lose the soil. Plows can be of wood and iron and they can be drawn by animal or tractors. These days tractors are more convenient and more famous. So plowing means मेकिंग सॉइल अपसाइड डाउन, मिट्टी को उलटना पलटना। क्यों ऐसा करते हैं? इसके 3 बड़े रीज़न हैं। पहला, ड्यूरिंग प्लॉइंग वी टर्न द सॉइल अपसाइड डाउन, एज अ रिजल्ट द लोअर लेयर कम्स अप एंड अपर लेयर गोज डाउन। द लोअर लेयर विच कम्स beneath द सॉइल इज मोर फर्टाइल एंड अपर लेयर इज लेस फर्टाइल। हिंदी में समझिए, जब हम लोग हल चलाने के दौरान मिट्टी को उलटते पलटते हैं तो पहला फायदा होता है कि नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की कम उपजाऊ मिट्टी नीचे चली जाती है। दूसरा, सॉइल बिकम लूज, सॉइल लूज हो जाता है, ड्यू टू विच द रूट्स कैन बी इजीली ग्रोन फ्रॉम द बेबी प्लांट। जो बेबी प्लांट मिट्टी में उगेगा, हल चलाते समय, प्लॉइंग करते समय मिट्टी सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि जो बेबी प्लांट उसमें उगने जा रहा है उसके रूट्स को फैलने में मदद मिलेगा। तीसरा, सॉइल प्लॉइंग मेक्स सॉइल एयरी एंड फिल्स विथ मोर वाटर। आप जब प्लॉइंग कर देते हैं तो मिट्टी एयरी हो जाती है, उसमें ज़्यादा वाटर आता है, जो कि बेबी प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो प्लॉइंग के वक्त हम लोग मिट्टी को उलट पलट देते हैं, लेकिन दूसरा स्टेप बहुत ज़रूरी है, वह है लेवलिंग। लेवलिंग के दौरान वी यूज़ वुडन एंड आयरन लेवलर। हम लोग वुड या आयरन का लेवलर यूज़ करते हैं। और एक्चुअली होता क्या ना, प्लॉइंग के दौरान मिट्टी उलट पलट जाने की वजह से कभी कभी देखा जाता है कि जो मिट्टी है कहीं ज़्यादा ऊपर हो जाती है, मैंने लेवल चेंज हो जाता है, कहीं लेवल हाई हो जाता है, कहीं लेवल नीचे हो जाता है। तो लेवलर यूज़ करके हम लोग पहले तो लार्ज क्रम्स ऑफ सॉइल को ब्रेक करते हैं और उनको फिर हम लोग यूनिफॉर्मली फैलाते हैं।
ये एक क्विक रिवीजन है, एक बार आने वाले टाइम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसका हम लोग इसको डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में तो इसी को मेन डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आज जो हम बता रहे हैं उसको समझिए, फिर अगली क्लास में इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार सॉइल प्रिपेयर हो जाता है तो उसके अंदर हम लोग सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं। सोइंग ऑफ सीड्स का मतलब हुआ कि अब जब मिट्टी तैयार है तो हम लोग अच्छे किस्म के गुड वैरायटी के डिजीज़ फ्री सीड्स को ला करके सॉइल में लगाते हैं। तो सोइंग मीन्स पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। एक पहली बात क्या ध्यान देना है कि हमें गुड वैरायटी ऑफ सीड लेना। एक बात बताओ, हाई यील्डिंग ज़्यादा पैदावार देने वाले सीड को लगाना चाहोगे कि लो यील्डिंग? कॉमन सेंस, ज़्यादा पैदावार, तो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ करने हैं। चेक करना है कि डिजीज़ फ्री हो, इन्फेक्टेड ना हो, उन्हें ट्रीटमेंट करके डालना है। कैसे करेंगे वो डिटेल में जब ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको हम समझाएंगे, अगली क्लास में इसकी बारी आ जाएगी। तो हमें अच्छे सीड्स को लगाना है जिन्हें आप हाथ से भी लगा सकते हो और मशीन से भी लगा सकते हो। एक बार सोइंग हो गया तो याद रहे सीड्स लगाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि सीड्स जो हैं वो सही दूरी पर, सही डेप्थ पर लगे। एक बार सीड्स लग गए तो फिर मिट्टी के अंदर क्या डालना होगा? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के डिफरेंस को समझेंगे कि क्या बेहतर है। बट फिलहाल आज के लिए इतना समझते हैं कि ये नेचुरल होता है मैन्योर और फर्टिलाइज़र केमिकल होता है, पर दोनों सॉइल को न्यूट्रिएंट देते हैं। तो कॉमन सेंस, हमने मिट्टी तैयार की, बीज डाल दिया, बीज से नए नए पौधे निकले। अब उन्हें बच्चों को क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ना। हॉर्लिक्स आप भी पीते हो तो इनको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स लेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र के फॉर्म में। फिर उन्हें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वाटर। तो प्लांट में वाटरिंग करने को क्या कहते हैं? इरिगेशन। अब इरिगेशन के दो मेथड्स होते हैं, क्लासिकल एंड मॉडर्न। वो ढींकी और वेल से, कुएँ से पानी निकालना, टैंक से पानी निकालना, ये सब ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड्स हैं। और ये जो हमने ड्रिप इरिगेशन का और स्प्रिंकलर का मेथड निकाला है वो हमारे मॉडर्न टूल्स हैं। अगेन आज हम सिर्फ क्विक रिवीजन करा रहे हैं। इस टॉपिक को जब हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम लोग उसको डिटेल में जाएंगे। फिर हमने सब कुछ कर लिया, मिट्टी तैयार कर ली, अच्छे बीज बो दिए, उन्हें न्यूट्रिएंट दे दिया, उन्हें पानी दे दिया, अब फसल उगने लगी। फिर उसमें क्या हुआ है? जंगली घास। हमने बताया था ना अभी कुछ देर पहले, वीड्स किन्हें कहते हैं? अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अप ऑन द सॉइल। मिट्टी में अनचाहे पौधे जो उगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वीड्स। तो जब हम फसल बो रहे हैं तो जंगली घास भी उगाती है, उस जंगली घास को हम लोग वीड्स कहते हैं। इन वीड्स को निकालना भी ज़रूरी है, इन्हें केमिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर स्टेप्स कम रखा गया है। प्राइवेट बुक्स में एक स्टेप और भर दिया गया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम ये माइक्रोब्स यानी कि पैथोजेंस। तो ये चीज़ हम लोग जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, उसी वक्त ये पढ़ाएंगे कि प्रोटेक्शन वीड्स से तो करना ही है, जंगली घास से तो करना ही है, चूहों से, प्रोटोजोन से, फंजाई से, यानी कि जितने तरह के पैथोजेंस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। यानी कि पौधे को प्रोटेक्शन में सब आता है। डिटेल में हम लोग जब समझेंगे तो प्रोटेक्शन में हम लोग को सब चीज़ पढ़ना है कि कैसे हम लोग पौधे को प्रोटेक्ट करेंगे चूहों से, चिड़ियों से, बीमारियों से, कीड़ों से। क्योंकि पौधा जब उग रहा है तो सबका खतरा है और उन सबसे बचाने हमारी जिम्मेवारी है। एक बार अच्छा फसल उग गया तो फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग, जहाँ हम लोग फसल को काटते हैं, तैयार फसल को, जो मैनुअल मेथड से सिकल से होता है, नहीं तो आजकल मशीन्स आते हैं हार्वेस्टर जो कि ऑटोमेटिकली फसल काट देते हैं। फिर हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग एंड विनोइंग करना पड़ता है मैनुअल मेथड में, लेकिन आजकल ऑटोमेटिक मशीन्स आते हैं, कंबाइन। ये कंबाइन मशीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में। ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ कटिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग करके रेडीमेड कर देते हैं। इससे किसानों का एफर्ट और टाइम दोनों बचता है और लार्ज स्केल खेती करने के लिए ज़रूरी टूल्स भी हैं। और फिर लास्ट होता है कि जब हमने क्रॉप्स को उगा लिया, काट लिया, अब उन्हें क्या करें? तो जो यूज़ है वो यूज़ है, और जो यूज़ नहीं है उन्हें फ्यूचर यूज़ के लिए सिक्योर करना पड़ेगा। तो फिर उन्हें हम लोग स्टोर करेंगे। और स्टोरेज के कितने तरीके हैं? दो तरीके, कोल्ड स्टोरेज एंड ड्राई स्टोरेज। क्योंकि फूड भी दो तरीके का है, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। जो जल्दी से ख़राब हो जाए वो पेरिशेबल, जो जल्दी से ख़राब ना हो वो नॉन पेरिशेबल। यानी कि जितने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, मीट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब पेरिशेबल है क्योंकि इनमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। और ये जो वीट, मेज़, ग्राम, पीस होते हैं, ये होते हैं नॉन पेरिशेबल क्योंकि इनके अंदर में मॉइस्चर कम होता है। तो दोनों को कोल्ड स्टोरेज के मेथड्स अलग हैं, ड्राई स्टोरेज के मेथड्स अलग हैं। और कुछ प्रोटेक्शन के मेथड्स स्टोरेज में भी लेने पड़ते हैं, वहाँ भी फ्यूमिगेशन करना पड़ता है, वहाँ भी हमें जो है रोडेंट्स और बर्ड्स से बचाना पड़ता है। सो वी विल गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक लेटर ऑन। एंड देन
this is all about this chapter. So in this class, today's class, basically we got an overview of what we are going to discuss in upcoming classes and what is agricultural practices. So what we did in today's class, we basically understood what is agricultural practices and we quickly recalled all the important steps of agricultural practices. हिंदी में रिपीट कर रहे हैं, आज की क्लास में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं हमने समझी हैं और उनके सारे स्टेप्स को क्विकली पढ़ लिया है, क्योंकि ये स्टेप्स आने वाले टॉपिक के लिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट का बेस बनाता है और कल को एग्जाम टाइम में रिवीजन का बेस बनाता है. तो आज हम लोग यहीं पे ब्रेक लेंगे. अगली क्लास में हम लोग ये जितने भी 7 स्टेप्स हैं इन्हें अगले 3 क्लासेस में कवर अप किया जाएगा. सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच ऑल द अपकमिंग 3 videos of this chapter, because all these 7 steps we will be discussing in the upcoming 3 lectures. So keep watching the videos and keep revising and do not hesitate to ask. Thank you for joining the new classes. Thanks a lot.